नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऑफिशियल में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप को, ठीक है। हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप के तहत हमने 3 लेक्चर देख लिया है और इन 3 लेक्चर में लगभग सभी एशिया महाद्वीप के सभी फैक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। ये जो लेक्चर होगा ये हो सकता है लास्ट लेक्चर हो एशिया महाद्वीप का, ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स थे उनको 3 लेक्चर में समाप्त कर लिया गया है। जो बचे कुचे हैं इनमें हम उसे समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि एशिया में कितने देश हैं और उन देशों की अवस्थिति क्या है, ठीक है। जैसे हमने भारत से शुरू किया था, भारत के दक्षिण पूर्व में कितने देश हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में कितने हैं, भारत के उत्तर में कितने हैं, दक्षिणी एशिया में कितने हैं, मध्य एशिया में क्या है, इन सभी देशों को हमने बताया था। लेकिन इनका भौगोलिक विभाजन नहीं बताया था। भौगोलिक विभाजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक विभाजन के तहत ऐसे पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि एशिया महाद्वीप को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया दोस्तों? 6, ठीक है। 4, 6, 8, 10 ऑप्शन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 6। तो लिख लीजिए एशिया महाद्वीप को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से बोल दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। दक्षिणी एशिया नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी एशिया नंबर 2, दक्षिणी पश्चिमी एशिया नंबर 3 और पूर्वी एशिया नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 हो गया मध्य एशिया। ये जो पांचों तान है वो क्या हो गया? मध्य एशिया, ठीक है, 5वां। और 6वां जो है रूस का उत्तरी भाग जो है क्या कहलाता है? साइबेरिया प्रदेश, ठीक है। तो वह हो गया 6वां प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। अब इन 6 भौगोलिक प्रदेशों को बारी करके एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक एक देश को देखेंगे कि इन भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी एशिया को, ठीक है, क्योंकि जो भारत है, हमारा देश भारत है, इंडिया, वह भी दक्षिणी एशिया का भाग है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं उसको देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया में आता है दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया आता है अर्थात अपना भारत, नेपाल भी आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है। और यहाँ जो लटका रहता है क्या? श्रीलंका भी। इतने देश आते हैं दक्षिण एशिया के अंतर्गत, ठीक है। अब देख लेते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया जो दूसरा नंबर पर है, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के तहत कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है। इतने देश आते हैं किसमें? ये सभी देश किसमें है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसके अतिरिक्त फिलीपींस द्वीप समूह भी किसमें आता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। और इंडोनेशिया द्वीप समूह किसमें आता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। मलेशिया और सिंगापुर ये सभी किसमें आते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ठीक है। इतने देश ये वाले। अब देख लेते हैं पूर्वी एशिया, नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के तहत आता है आपका चाइना, चीन, उसके बाद जापान द्वीप समूह, ठीक है, चीन, जापान द्वीप समूह, उसके बाद ताइवान, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये 5 देश आते हैं किसके तहत? पूर्वी एशिया के तहत, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रही होंगी हम जो बोल रहे हैं, उस चीज़ को लिख लीजिए। और हाँ, इस चीज़ का हम PDF भी देंगे, ठीक है। हालांकि जिन्हें PDF चाहिए, जिन भाई को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उन्हें PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। 7897725926, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, बस लिख के भेज दीजिएगा वाना PDF या वांट PDF, ठीक है। या फिर PDF भी लिख देंगे तो भी आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके, या फिर अगर हमारे लेक्चर से नोट्स बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया, क्या क्या हुआ? दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, 3 चीज़ हो गया। चौथा है दक्षिणी पश्चिमी एशिया को देख सकते हैं, क्या? दक्षिणी पश्चिमी एशिया को। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तहत आता है दोस्तों ईरान, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, साइप्रस। ये सभी किसमें आते हैं? दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तहत। लेकिन इसमें कुछ देश है जो पश्चिमी एशिया के तहत भी आते हैं। कौन कौन से? ईरान, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, ठीक है। लेकिन इन्हें एक भौगोलिक प्रदेश के तहत नहीं बांटा गया, इन्हें जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है उन्हीं के तहत इन्हें रख दिया गया, ठीक है दोस्तों। ओके,
अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है सऊदी अरब है, जो इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप। इसे अरब प्रायद्वीप क्या कहते हैं, ये देखिए, इसको समझिए। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है स्थल खंड का वह भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो ये इधर से ये पूरा समुद्र है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी सागर है, उसके बाद इधर लाल सागर है, ठीक है। तो ये समुद्र से घिरा हुआ है, ये जो अरब प्रायद्वीप है ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अरब प्रायद्वीप। अब अरब प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा देश कौन है? सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन 5 हो गया, कुवैत 6, जॉर्डन और ये क्या है, फिलिस्तीन नहीं, जॉर्डन, इराक। ये कुल इराक तो नहीं आता है, कुल मिला के 8 देश हैं किस पर? अरब प्रायद्वीप पर, ठीक है। इराक नहीं आता है अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देश हो गए अरब प्रायद्वीप के, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये जो मध्य एशिया वाला भाग है, ठीक है, नंबर 5। तो नंबर 5 जो है, तो नंबर 5 में आते हैं 5 देश आते हैं मध्य एशिया में। कौन कौन से? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। ये हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका उज़्बेकिस्तान, क्या? उज़्बेकिस्तान। और ये क्या हो जाएगा आपका? कजाकिस्तान, क्या? कजाकिस्तान। हमने दोस्तों बताया था कि उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान के बीच में क्या है? अरल सागर। क्या है? अरल सागर, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तो इसके बीच में क्या है? ये क्या है? अरल सागर, ठीक है। क्या है? अरल सागर है, ठीक है। ओके दोस्तों, और रह गया आप साइबेरिया प्रदेश नंबर 6। तो 6 नंबर जो रूस का उत्तरी भाग है, ठीक है, रसिया का उत्तरी भाग, ठीक है। रसिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया प्रदेश। ओके दोस्तों, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सब तो हमने समझ लिया कि जो 6 भौगोलिक प्रदेश है, 6 भौगोलिक प्रदेश के तहत कौन कौन से देश आते हैं, इनको हमने समझ लिया। अब जो फैक्ट्स बचे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सभी देशों को मिलाकर, जैसे चाइना, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, जितने भी देश हैं, इधर इराक, ईरान, सऊदी अरब, जितने भी देश हैं, इन सभी देशों से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, ठीक है, पीसीएस प्री, यूपीएससी प्री, जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे भी, ये यूपीएससी में पूछा गया या यूपी पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। तो वो सभी हम क्वेश्चन कराएंगे जो पूछे जा चुके हैं यहाँ से, एशिया से, और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बन रही है हमारे साथ, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं उसके जो बाकी फैक्ट्स बचे हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो हमने तो सभी भौगोलिक प्रदेशों को डिस्क्राइब कर दिया। अब उनके तहत जितने भी फैक्ट्स बचे हुए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब अरब प्रायद्वीप, इससे पहले मैंने अरब प्रायद्वीप के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कितने देश हैं, क्या क्या है, उसको बताया मैंने, कौन कौन से, उसको एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से? सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, ठीक है। उस बारी जब मैं बता रहा था तो कतर को शायद शामिल नहीं किया था, ठीक है, साथ ही बताया था। तो कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, ठीक है। किसमें? अरब प्रायद्वीप में। और इस अरब प्रायद्वीप में जितने भी देश हैं उन सब में सऊदी अरब सबसे बड़ा, ठीक है। क्या? सऊदी अरब सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, ये जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप उष्ण मरुस्थल होने के कारण फसल उत्पादन नहीं, परंतु पेट्रोलियम उत्पादन सर्वाधिक। अर्थात ये जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर फसलों का उत्पादन नहीं होता। अब जब ये उष्ण मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, उष्ण मरुस्थल अर्थात यहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बालू ही बालू है, तो यहाँ पर फसल का उत्पादन कैसे होगा? यहाँ पर फसलों का उत्पादन नहीं होता, लेकिन यह पेट्रोलियम से समृद्ध देश है, ठीक है, समृद्ध क्षेत्र। क्या? अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ओके, यहाँ पर अत्यधिक क्षेत्रफल रेगिस्तान, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहाँ पर? अरब प्रायद्वीप पर, ठीक है। ओके, जैसे रब अल खाली और अल नाफूद, ये 2 रेगिस्तान है जो सऊदी अरब में, क्या? रब अल खाली और अल नाफूद, ठीक है, ये दोनों रेगिस्तान कहाँ हैं? सऊदी अरब में, ठीक है। इसी प्रकार से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, इन सभी के सभी देशों में
रेगिस्तानी फैले हुए हैं, ठीक है। ये तो मैंने इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया दो, रब अल खाली और रब अल नाफूद कहाँ है, सऊदी अरब में। ओके दोस्तों, पूछता है कि रब अल खाली रेगिस्तान कहाँ है, अल नाफूद रेगिस्तान कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, सऊदी अरब में, ठीक है दोस्तों। ओके, जेद्दा, जेद्दा इसको भूलिएगा नहीं, जेद्दा क्या, जेद्दा अरब प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट व बंदरगाह है, ठीक है। जेद्दा नामक ये स्थान है, अर्थात वह पोर्ट भी है और बंदरगाह भी है, जेद्दा, ठीक है। यह एयरपोर्ट भी है, क्या है, एयरपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, एयरपोर्ट। जेद्दा एयरपोर्ट है जो मक्का मदीना के जो जाते हैं यहीं पर उतरते हैं, कहाँ पर, जेद्दा एयरपोर्ट, ठीक है। तो जेद्दा एयरपोर्ट अरब प्रायद्वीप पर है, कहाँ है, अरब प्रायद्वीप पर। ओके, तो यह दक्षिण पश्चिम एशिया का, जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत हमने बताया जितने भी देश थे कौन कौन थे, ईरान, उसके बाद अरब प्रायद्वीप का पूरा देश था, ठीक है। ओके, तो ये जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है, सीरिया भी था उसमें सम्मिलित था। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, जेद्दा एयरपोर्ट, जो कहाँ है, अरब प्रायद्वीप पर, ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब आगे है इस्लाम धर्म के दो पवित्र शहर, क्या उन कौन से, मक्का और मदीना। मैंने अभी आपको बताया कि जो मक्का और मदीना जाते हैं तो सब जो फ्लाइट लैंड करती है कहाँ पर करती है, जेद्दा एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो दो शहर कौन से, मक्का और मदीना, किस धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर सकता है कि मक्का और मदीना जो स्थान है वह किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, इस्लाम धर्म से, ठीक है। यहाँ पर 4 धर्म दे सकता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, कई सारे धर्म है। तो कौन से धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। ओके दोस्तों, तो मक्का अगर ये भी पूछ सकता है कि मक्का मदीना अरब प्रायद्वीप के किस देश में स्थित है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप पर 8 देश है। तो मक्का मदीना किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रही होगी। जो भी डाउट्स हो, जो भी कुछ भी हो, थोड़ा सा भी डाउट्स हो, कमेंट करिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर देंगे, ठीक है। ओके, जॉर्डन क्या है, सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है दक्षिण पश्चिम एशिया का। अर्थात जो जॉर्डन देश है, हमने बताया ना अरब प्रायद्वीप पर, ये देखिए जॉर्डन देश है, यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो अरब प्रायद्वीप पर जो 8 देश है उसमें से जो जॉर्डन देश है वह दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे छोटी तटरेखा, क्या, सबसे छोटी तटरेखा रखने वाला देश है, ठीक है। कौन, जॉर्डन। ध्यान दीजिएगा, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछ चुका है, क्या, ये जो मैंने अभी बताया कि जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है, क्या, जॉर्डन। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोटिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आगे देखते हैं, इज़राइल देश सबको पता है कि यह विश्व में विकसित देशों में से एक है, क्या, इज़राइल देश, ठीक है। तो पूछा है इज़राइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र, कौन कौन से, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन 4 देशों से कौन घिरा है, इज़राइल, ठीक है, इज़राइल। अच्छा, यहाँ पूछने का क्या तात्पर्य है, जैसे देखिए IAS में 2 बारी पूछा है, 2 बारी पूछ चुका है, 2003 में और 2005 में प्री में पूछा है, ठीक है, प्री में, IAS प्री में, कि इज़राइल कितने देशों से घिरा है और वो देश कौन कौन से, ठीक है। तो वो देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। दोस्तों यहाँ पर ये इज़राइल को ही क्यों पूछा, यहाँ पर लेबनान को भी पूछ सकता था, क्योंकि इज़राइल एक विकसित देश है, विकासशील नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विकसित देश है, छोटा देश है लेकिन पावरफुल देश है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए इज़राइल के बारे में पूछ देता है, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि 2 बार पूछा भी है IAS प्री में, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्या, पूर्वी पाकिस्तान। क्यों इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पहले कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो रहे थे, 2 देश में बढ़ रहे थे, ठीक है, एक इस्लामिक राष्ट्र था, एक भारत जो है हमारा विविधता वाला देश है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान बटा था इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते, पहले ये समझिए, क्योंकि जो ये बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश है, मैप तो मैंने मिटा दिया, जो आज का बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हुआ करता था, यहाँ अर्थात यहाँ पर मुस्लिम बहुत है। जैसे अभी भी आप जो क्रिकेटर्स हैं
उनका नाम भी मुसलमानों वाला है, अर्थात वो खुद ही मुसलमान है, उनका नाम भी मुसलमान है, ठीक है, मुसलमान वाला है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है, अर्थात यहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमान ज़्यादा है, ठीक है। तो बांग्लादेश और ये जो पाकिस्तान है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के इधर क्या है बांग्लादेश, ये वाला, ठीक है, और इधर क्या है पाकिस्तान। तो ये वाला, ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान पहले दोनों एक थे, पहले एक ही पाकिस्तान थे। इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तब इनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को प्रताड़ित किया जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी से, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, उनसे मदद मांगा और इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया, ठीक है। जब पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने आज़ाद करा दिया तो उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस स्टोरी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं। बांग्लादेश बीडी अर्थात बांग्लादेश, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है या फिर अत्यधिक मात्रा में होता है, ये भी कह सकते हैं। बांग्लादेश में विश्व का 50% जूट का उत्पादन होता है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में पूरे संसार का 50% जूट अकेले उत्पादन करता है और जूट के जो सामान होते हैं वो भी 50% अकेले बांग्लादेश उत्पादन करता है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों कि नेपाल से हिमालय की तीनों श्रेणियां गुजरती है। कह रहा है कि जो नेपाल देश है, नेपाल कहाँ है? भारत के उत्तर में। कहाँ है? भारत के उत्तर में। नेपाल देश से हिमालय की तीनों श्रेणियाँ, हिमालय की 3 श्रेणियाँ होती है, पहले कौन कौन सी उसको जान लीजिए। महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और एक लास्ट है शिवालिक हिमालय या उसको बा हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों श्रेणियाँ कहाँ से गुजरती है? नेपाल से, ठीक है, नेपाल से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों हिमालय नेपाल देश से होकर गुजरती हैं। ओके दोस्तों, फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो जैसे कि दोस्तों भारत से सटा हुआ, भारत के उत्तर में ही नेपाल है, तो ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछता है और यहाँ पर अगर हम इसको यहीं जान लें तो और अच्छी बात है। हालांकि जब भारत का भूगोल हम पढ़ाएंगे वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। तो जो नेपाल है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5। कौन कौन से? ऊपर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 5 राज्यों से गुजरता है नेपाल। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मैंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला टॉपिक है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट नाम तो सुना ही होगा क्योंकि इतनी बार पेपर में पूछ चुका है, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सीएचजी, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछ चुका है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है, ये सभी चीज़ों को पूछ चुका है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल कहाँ पर है? नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है, या फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, अर्थात लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इतनी इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। किस देश में है? नेपाल में है। ओके दोस्तों, अभी नेपाल हाल ही में लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। यहाँ पर 20 सितंबर 2015 को, क्या 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया है। कहाँ पर? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। इससे पहले वहाँ पर राजतंत्र था, ठीक है, नेपाल में। ओके दोस्तों, फिर आगे देख लेते हैं थिम्पू। थिम्पू को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी, पहले ये जानिए, यहाँ पर हमने भूटान इसलिए लिखा था कि आप लोग समझ जाए। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है और थिम्पू को, जो भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसको क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश की राजधानी को कहा जाता है? किस देश की राजधानी को कहा जाता है? भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भूटान। क्या होगा? भूटान। दोस्तों ये तो हमने ऐसे जो बता रहे हैं, जितने फैक्ट्स बता रहे हैं, इसके पीडीएफ हम देंगे। इसके पीडीएफ के अलावा एशिया से जितने क्वेश्चन बनेंगे और जितने बन चुके हैं सभी क्वेश्चन को हम हल कराएंगे, ठीक है। तो बन रहिएगा हमारे साथ, मज़ा तो आने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दे दिया है, उन तीनों लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो भूटान,
तो ये जो भूटान है दोस्तों, भूटान देश है, वह वहाँ पर बौद्ध धर्म की अधिकता है। क्या है? बौद्ध धर्म है। कहाँ? भूटान देश में। ओके, आगे है म्यांमार। म्यांमार को क्या कहा जाता था? पहले वर्मा। म्यांमार को पहले वर्मा देश के नाम से जाना जाता था, जब म्यांमार को बाद में वर्मा, पहले तो वर्मा कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाता है? म्यांमार। अर्थात म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। पूछता है, क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, ये नहीं कि पूछेगा, पुटअप हो चुका है, पूछ चुका है, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में पूछेगा कि वर्मा किस देश का प्राचीन नाम है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चौकन्ना हो जाइए, बहुत पहले से ही क्वेश्चन को क्रिएट करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना मिले तो वहाँ पर क्रिएट करिए। जैसे सफलता के लिए अगर रास्ता नहीं मिलता है तो उसके लिए सफलता के लिए रास्ता क्रिएट किया जाता है, न कि मायूस होकर बैठ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन को क्रिएट करिए। अगर सफलता लेनी है, एग्जाम क्लियर करना है, तो क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखिए। और यहाँ पर हम जितने भी संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं उनको क्रिएट कर ही रहे हैं हम। ठीक है, ओके। तो म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? वर्मा। आगे क्या है? स्वर्ण पैगोडा का देश। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। जैसे कि भूटान की राजधानी थिम्पू को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। उसी प्रकार से म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे सकता है। स्वर्ण पैगोडा का देश किस देश को कहते हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर ईरान, इराक, कुछ भी दे सकता है। एशिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो किसी को भी दे सकता है। ओके। म्यांमार के प्राचीन शहर पियू। क्या है? पियू। यह एक प्राचीन शहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। किसका? म्यांमार का। इसको यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक संस्था है जिसके द्वारा जो चीज़ें पर्यटन स्थल के रूप में होती है या फिर जो चीज़ें अच्छी होती है, यादगार होती है, उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा म्यांमार के प्राचीन शहर जो पियू है उसको कहाँ शामिल किया गया है? विश्व विरासत स्थल की सूची में। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि माणिक्य रत्न। माणिक्य रत्न के लिए म्यांमार विश्व प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछ चुका है। क्या? माणिक्य रत्न। यह बहुत ही बहुमूल्य रत्न होता है जो म्यांमार में पाया जाता है और म्यांमार इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? माणिक्य रत्न के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये यूपीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, यूपीपीएससी में पूछ चुका है और क्या गारंटी कि आगे आने वाले एग्जाम्स में नहीं पूछेगा? पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिए। क्या? माणिक्य रत्न। ओके। फिर है इरावदी नदी। इरावदी नदी को क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा। अर्थात हम कह सकते हैं जो इरावदी नदी है, या फिर म्यांमार को ले लीजिए, तो म्यांमार की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, फिर हम कह सकते हैं अधिकतर जनसंख्या इरावदी नदी के मैदान में बसी हुई है, उसके तट पर बसी हुई है। ठीक है, इसीलिए इरावदी नदी क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा। ओके दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों कि म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जो म्यांमार है, म्यांमार में जो है कि बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात म्यांमार में जाएंगे तो बौद्ध मंदिर अधिकतर मात्रा में आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, इतना हो गया। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होती है। क्या? श्रीलंका जो है भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कि श्रीलंका भारत से किस प्रकार से अलग होती है? मन्नार की खाड़ी द्वारा या पाक जलडमरू मध्य द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, तो ये भारत को चतुष्कोणीय आकृति में बताते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये श्रीलंका है। तो ठीक है दोस्तों कि ये श्रीलंका, ये जो आदम का पुल है, यहाँ पर आदम का पुल है, ब्रिज है, तो इसके जो ये उत्तरी भाग है, ये वाला, इधर है पाक जलडमरू मध्य और इधर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अर्थात इसके उत्तर में पाक जलडमरू मध्य, या कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी देश या फिर दक्षिणी पूर्वी कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व में पाक जलडमरू मध्य, और ये भी दक्षिण पूर्व में आएगा, लेकिन दक्षिण पूर्व के दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर में पाक जलडमरू मध्य, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। तो पूछता है दोस्तों कि श्रीलंका जो है भारत से किस प्रकार अलग होता है? मन्नार की खाड़ी से या पाक जलडमरू मध्य द्वारा? तो किससे? पाक जलडमरू मध्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। लोग अक्सर, कुछ लोग तो कन्फ्यूजन में पाक जलडमरू मध्य मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग मन्नार की खाड़ी टिक करके चले जाते हैं और वह गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है और जो जाना हुआ क्वेश्चन है, आता हुआ क्वेश्चन, उसको गलत करके चले जाते हैं। तो ये इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो श्रीलंका है वो भारत से किस प्रकार अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य द्वारा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भारत के रामेश्वरम, क्या? रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी। ठीक है,
पहले एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद समझा दे रहे हैं। भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार, क्या तलैया मन्नार के बीच जो प्रवाल द्वीप है उसको क्या कहते हैं? आदम का पुल। अब हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, ठीक है। ये मान लीजिए भारत हो गया, फिर यहाँ से लटक के क्या होता है? श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से कुछ दूरी पर आने पर यहाँ पर जैसे ये है तमिलनाडु का ये वाला जो, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से यहाँ तक आया, ये वाला जो एकदम अंतिम छोर होता है, जो पानी का अंतिम, जो सागर तट तक पहुँचने वाला अंतिम छोर होता है, उसे क्या कहते हैं? धनुषकोडी। अर्थात वो जो तमिलनाडु का अंतिम छोर होता है क्या कहलाता है? धनुषकोडी। और ये जो श्रीलंका जैसे ये है, तो श्रीलंका का जो द्वीप दिखता है, जो लास्ट वाला द्वीप होता है, क्या कहलाता है? तलैया मन्नार, ठीक है। अर्थात हम इसको ऐसे समझते हैं। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए ये वाला भारत है, भारत का हिस्सा यहाँ तक आया, उसके बाद ये सब सागर है, फिर यहाँ से जो द्वीप निकला ये श्रीलंका का द्वीप कहलाया, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला के बीच में जो ये गहरी सागर है, इसी पर एक ब्रिज बना है, ठीक है। इसी पर एक ब्रिज बना है जिसे क्या कहते हैं? आदम का पुल या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आदम का पुल या राम सेतु के नाम से, ठीक है। हमारे बताने का यही उद्देश्य था कि ये जो आदम का पुल और राम सेतु है किसके बीच में है? तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच में। क्या? धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपीएससी प्री एग्जाम में, ठीक है। मेंस एग्जाम में अगर देता है कि श्रीलंका किस प्रकार से अलग होता है भारत से, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, तो वहाँ पर अलग बात है। वहाँ पर मेंस एग्जाम कैसे आपको लिखना है वो सब बाद में डिस्कस किया जाएगा। पहले ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, पहले ये सबको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेसिक इसलिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट दोस्तों कि पिदुरु तालागामा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला है चीन। तो दोस्तों ये जो चीन है, चाइना, सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर चाइना। जैसे ये चाइना है मान लीजिए, तो चाइना के जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा ये वाला, यहाँ तक जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर बसी हुई है, ठीक है, किसकी? चीन की। बाकी जो ये पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी भाग पर्वतीय है, पठारी है, तो यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन के पूर्वी भाग में। कहाँ? चीन के पूर्वी भाग में। ओके दोस्तों, तो कह रहा है कि चीन जो है जनसंख्या में प्रथम स्थान है व क्षेत्रफल में तीसरा। अर्थात क्वेश्चन कई बार पूछा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में बता रहे हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। लेकिन जो चीन का स्थान आता है क्षेत्रफल में, वो तीसरा आता है, जबकि जनसंख्या में पहला आता है। किसका? चीन का। ओके, और दूसरा किसका है? हमारा देश भारत का है, ठीक है। ओके, अगला दोस्तों कि एशिया के 14 देशों के साथ सीमा बनाता है चीन। क्या? चीन एशिया के 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। न सिर्फ चीन बल्कि रूस भी एशिया के 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। अर्थात क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है कि एशिया के ऐसे कौन से 2 देश हैं जो एशिया के 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, या फिर ऐसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो एशिया के 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन है? रूस और चीन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर रूस से याद आया दोस्तों कि रूस जो है, रूस यूरेशिया का विभाग है। अर्थात रूस का कुछ भाग यूरोप में है। यूराल पर्वत हमने जब उसको बता रहे थे, तो यूराल पर्वत के जो पश्चिमी वाला भाग है वह यूरोप में आता है, ठीक है। तो रूस और यहाँ मैंने बताया था टर्की का जो पश्चिमी भाग है, रूस और टर्की का जो पश्चिमी भाग है वह दोनों किस में आते हैं? यूरोप में। अर्थात ये इन दोनों को हम कह सकते हैं यूरेशिया। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों देशों में आते हैं। तो कौन सा दोस्तों? रूस और टर्की, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अब हम लोग। तो आगे दोस्तों कि संघाई क्या है? संघाई चीन का मैनचेस्टर। संघाई जो है चीन का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। चीन का सबसे बड़ा नगर है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे क्या कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर। ओके, चीन की 5 बड़ी नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती है? प्रशांत महासागर में गिराती है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो आमूर नदी, हुआंगहो नदी, जानचियांग नदी, जूझियांग नदी और हुई, ये 5 नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती है। किसकी? चीन की। इसमें जो आमूर नदी हमने बताया था, आमूर नदी रूस और चीन के बीच विभाजक रेखा का काम करती है, जो ओखोटस्क सागर में गिरती है, ठीक है। किसमें? ओखोटस्क सागर में। ओके, आगे है
चीन का मैदान नदियों द्वारा निर्मित है। अर्थात ये जो चीन का मैदान हमने बताया, जो पूर्वी वाला एरिया है, यहाँ पर नदियाँ विस्तृत मात्रा में बहती है। कई नदियाँ, जैसे 5 नदी तो अभी कहाँ गिर रही है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसी प्रकार से कई नदियाँ वहाँ पर, यांगस्टी, क्यांग, उसके बाद बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर, वांगहो नदी, वोल्गा नदी तो सॉरी यूरोप में है, बहुत सारी नदियाँ हैं जिसके कारण ये चीन का मैदान का निर्माण हुआ है। ओके, अगला टॉपिक दोस्तों कि लोयस का मैदान। चीन का सबसे बड़ा मैदान है क्या, लोयस का मैदान, ठीक है। लोयस का मैदान, एक लोयस का पठार भी है, ठीक है, वो भी चीन में ही है। तो जो लोयस का मैदान है वह कहाँ है, चीन में है, और चीन का सबसे बड़ा मैदान है। ओके, अगला टॉपिक दोस्तों कि सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र में उत्पादन में प्रथम देश है क्या, चीन। सूती और रेशमी उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो हाँ ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अगला टॉपिक दोस्तों कि मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान। अर्थात चीन जो है मत्स्य अर्थात मछली उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। फिर चीन इस्पात उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है क्या, इस्पात। ओके, चीन का कुल 47 स्थल, कितना, 47 स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, ठीक है। ओके, कितना, 47 पूछता है, इसको मिस मत कीजिएगा, ध्यान रहे। अगला है दोस्तों कि चीन को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा, क्योंकि चीन में चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, गेहूँ भी सबसे ज़्यादा चीन में उगता है, ठीक है। जैसे इस्पात का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, वैसे ही चावल और गेहूँ का भी होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, चीन में। ओके, अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों जापान से रिलेटेड। जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। कहते हैं कि जापान में ही सबसे पहले क्या उगता है, सूरज सबसे पहले जापान में उगते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है जापान को, सूर्योदय का देश, ठीक है। ओके, जापान 4 द्वीपों पर स्थित है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर स्थित है, इसके पहले मैंने बता दिया, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। यहाँ पर होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जापान मुख्य रूप से 4 द्वीप समूहों पर स्थित है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू पर। तो इसमें होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। शिकोकू को हिरोशिमा कहते हैं और क्यूशू को नागासाकी, जिसमें 1945 में अमेरिका ने बम गिरा था, ठीक है। कहाँ पर, जापान में। यही कारण कि जापान अमेरिका से सबसे बड़ा, यहाँ पर लिखा है ना, सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, किसका, जापान का, ठीक है। ओके, होन्शु, लेकिन जबकि जापान जो है व्यापारिक सहयोगी तो है, लेकिन अमेरिका जापान में एक सुई तक नहीं बेच सकता है, ये जान लीजिए, क्या, एक सुई तक नहीं बेच सकता है बम गिराने की वजह से। अब हालांकि भले शुरुआत हो गई हो, लेकिन तब नहीं हुआ करती थी, ठीक है, अब बम गिराने के बाद तक, बहुत दिनों तक, ठीक है। ओके, तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, क्या है, होन्शु द्वीप, किसका, जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप पर क्या क्या स्थित है, इसको जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ वो है, होन्शु द्वीप पर है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि होन्शु, सबसे पहली बात तो पूछा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का, ठीक है। उसके बाद पूछ देता कि सबसे बड़ा जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। क्वांटो का मैदान कहाँ है, होन्शु द्वीप पर है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, अभी मैंने बताया कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर जो द्वीपों का समूह है, उसमें जापान द्वीप समूह भी आता है। तो जो जापान द्वीप समूह आता है उसका मैंने बताया था फ्यूजियामा ज्वालामुखी, उसके तहत भी आते हैं, किसके, यह जापान में स्थित है क्या, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है दोस्तों कि कोबे जापान की व्यस्तम बंदरगाह, क्या, कोबे, क्योंकि चूँकि है एक द्वीपीय देश है, ठीक है। द्वीपीय देश होने के नाते यहाँ पर द्वीप किसे कहते हैं, पहले जो स्थलीय भाग चारों तरफ समुद्र से घिरा उसे द्वीपीय देश कहते हैं। तो समुद्री जहाज़ का सहारा लेना पड़ेगा, तो जहाँ पर समुद्री जहाज़ रुकते हैं वहाँ उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो ये जो कोबे है जापान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, यहाँ पर जहाज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं, ठीक है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जैसे संघाई क्या कहलाता है, चीन का मैनचेस्टर, संघाई एक नगर है चीन का, सबसे बड़ा नगर है, चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। उसी प्रकार से ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका का क्या है, जापान का एक प्रमुख नगर है, ठीक है, एक प्रमुख नगर क्या, ओसाका। ओके, अगला है कि दोस्तों संसार का चौथा सबसे बड़ा आयातक व निर्यातक देश कौन सा है, जापान। क्या है, जापान जो है विश्व का, पूरे संसार का चौथा सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। ओके दोस्तों, ओके, और हमने यहाँ बताया कि
सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी कौन है इसका? यूएसए। कौन है? यूएसए, ठीक है। यूएसए अर्थात अमेरिका जो है जापान का सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक सहयोगी, ठीक है। अर्थात व्यापार में सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता है? जापान का अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, और एक लेक्चर और देंगे, उसमें नदियाँ, जितनी भी नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, एशिया की प्रमुख नदियाँ, सभी नदियां नहीं, अगर सभी नदियां लेंगे तो हमारे भारत भी एशिया के तहत आता है, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नदियां हैं। तो सभी नहीं, जो मुख्य नदियां हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, विश्व की दृष्टि से और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है, उन सबको शामिल करेंगे। उसके बाद जो पठार है उनको शामिल करेंगे, और थोड़ा से कुछ फैक्ट्स छूट रहे हैं उन्हें भी हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।